हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के जो सवाल है ना वही ज्यादातर रिपीट परीक्षा में करते हैं। तो मैं आपको ग्रुप डी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं और सबसे पहले अपन यहां पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के सवाल। प्रीवियस ईयर में भी जो 2024 और 2025 में एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो आरआरबी जेई का हो, चाहे वो एलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, इन सभी के सवालों को सबसे पहले अपन हल करेंगे। उसके बाद में फिर 2022 वाले में जाएंगे, 21 वाले में जाएंगे, 20 वाले में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले 2024 और 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सबको अपन हल करेंगे। मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 80% पेपर तो आपका जो 2024 और 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी से आपके मैच हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से सबसे पहले अपन अभी एनटीपीसी के पेपर हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से जो पेपर अभी अपन करने वाले हैं वो कौन सा पेपर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो रहेगा 5 जून 2025 का सेकंड शिफ्ट। इस पूरे पेपर को अपन हल करने वाले हैं। 5 जून 2025 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है इसको अपन करने वाले हैं। पहला शिफ्ट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे ना इस चैनल के में, तो यहां से नंबरिंग दिख जाएगी भाई 1 2 3 4 5। तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका गणित का जो पेपर है ना वो बहुत बढ़िया बैठेगा। चलिए, अब यहां से अपन डायरेक्ट सवालों पर आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो यहां से अपना पहला सवाल है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ परसेंट ज्ञात करिए। सबसे पहला गणित का नियम, अगर उत्तर परसेंटेज में निकालना हो कभी भी इन नंबर का प्रयोग आपको करना ही नहीं है। बात नहीं समझ में? कभी भी आपको परसेंटेज में उत्तर निकालना हो तो जो भी नंबर आपको दे के रखा है इनका प्रयोग आपको करना ही नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है ना। यहां से उत्तर परसेंटेज में निकालना है तो जो भी नंबर दे इनका प्रयोग आपको नहीं करना, नहीं तो सवाल इतना कठिन बन जाएगा कि आप खुद कल्पना नहीं करेंगे। चले, अच्छा सवाल में क्या बोला है? लाभ परसेंट मुझे बताना है। देखो सवाल का मतलब क्या था बेटा, यहां से क्रय मूल्य होता है, यहां से विक्रय मूल्य होता है और यहां से क्या होता है आपका अंकित मूल्य होता है। यही 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं 3 चीजों पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। सवाल में बोला गया था जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य के बारे में बोला गया था कि 25% ज्यादा है। मतलब क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 125 हो जाएगा। यही बोला इस सवाल में, ठीक है ना। चले, फिर आगे सवाल में बोला गया था कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है, मतलब 4% की छूट देंगे। अब 125 अंकित मूल्य है, 4% की छूट देंगे तो 96% आपका क्या हो गया बेटा? विक्रय मूल्य हो गया। भाई अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना आता होगा। अंकित मूल्य 125, 4% की छूट दे दी, 100 में से 4 को घटाएंगे, 96% आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहां से विक्रय मूल्य हो जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, यहां से 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से विक्रय मूल्य हो गया 120 हो गया। अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, तो 20% का आप बोल सकते हैं भाई क्या निकल के आ गया? यहां से लाभ परसेंट निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो एक तरीका तो ये था इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर लेना, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। कभी भी अगर ऐसा सवाल दोबारा रिपीट कर जाए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। बेटा एक का मान क्या मानेंगे, आप बोलेंगे सर 25% अधिक है, अगर अधिक है तो आप प्लस में लेकर चलेंगे। अच्छा बी का मान क्या मानेंगे, सर 4% की छूट है तो इस बी को माइनस का 4 मानेंगे। भाई छूट हमेशा चीजों को कम कर देती है, ठीक है ना, तो यहां से छूट हमेशा कम करती है, तो फिर इसको किस में मान के चलेंगे, माइनस में मान के चलेंगे। अच्छा a प्लस बी कितना हो गया, 25 में से 4 को माइनस किया, आप बोलेंगे सर 21, ए बी बटा 100, 25 इंटू 4 आप बोलेंगे सर 100 बटे में 100, और यहां से ये माइनस का था तो आप बोलेंगे सर ये माइनस का 1, 21 में से 1 जाएगा तो फिर यहां से 20% उत्तर निकल के आया। अगर उत्तर प्लस में निकल के आए तो लाभ होगा, माइनस में निकल के आता तो यहां से हानि होती, ठीक है ना। तो पहला तरीका मैंने आपको यह सिखाया जो सदाबहार तरीका है, दोबारा पेपर में यह सवाल रिपीट कर जाए तो इस वाले तरीके से भी इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर जो भी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा ना, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका ही सिखाऊंगा, एग्जाम में आप कैसे बना सकते हैं बस वो वाले तरीके में आपको सिखाऊंगा। चलो करो इस सवाल को। चलो देखो सवाल में क्या बोला है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर कैब से मिलता है, आदमी की गति क्या है। अच्छा जब मैं आपको चाल दूरी समय पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं आपको बंदूक वाले सवाल करवाता हूं या फिर बस वाले सवाल करवाता हूं कि बस डिपो से बस निकलती है। आई बात समझ में, ठीक है ना, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इस सवाल का पैटर्न क्या है, इस सवाल का पैटर्न समझो। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर बस अड्डा है, ज्यादातर इस फॉर्मेट में यह सवाल आता है, बस अड्डा है और यहां पर क्या था, एक आदमी था, ठीक है ना। चले अपन को सवाल में ये दे के रखेगा भाई बस अड्डे से बस निकलती है, हर 20 मिनट में बस निकलती है। बात को समझना, मैं कोई सा भी सवाल आ जाए मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, फिर आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद कर लेंगे। बस अड्डा था, यहां से बसें निकलेगी और एक जो आदमी था इसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आदमी बस की तरफ चलेगा या आदमी बस से दूर भी जा सकता है। भाई बस ऐसे जा रही थी तो हो सके आदमी ऐसे चले या फिर आदमी इससे दूर चले, ठीक है ना। चले तो यहां से जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, चाहे आदमी बस की तरफ चले चाहे आदमी बस से दूर चले, दोनों के लिए तरीका सेम ही है। आई बात समझ में। तो यहां से सवाल में अगर आता है भाई समान दिशा तो भी वही तरीका लगेगा, और यहां से अगर सवाल में आ जाए भाई विपरीत दिशा तो भी आपका क्या लगेगा बेटा, सेम ही तरीका लगेगा, ठीक है ना। फिर अगला इसमें बिंदु क्या देता है, 5 मिनट के बाद बस आदमी से मिलती है। चले मतलब यहां से इस पैटर्न के सवालों में 2 चीजें रहेगी, ये जो बस अड्डे से बस है वो कितने मिनट के अंतराल पर निकल रही है। अब यहां से जो आदमी है वो इस बस से मिलेगा तो एक मिलने वाला जो समय है वो आपको दे के रखेगा।
अब यही सवाल मतलब दूसरी भाषा में कैसे आ सकता है, बंदूक से गोली निकलती है और एक आदमी इस बंदूक की आवाज को कितने मिनट के बाद सुनाई देता है। मतलब यहां से बस अड्डे की जगह यहां से बंदूक आ जाता है और यहां से आदमी की जगह यहां से क्या आ जाती है भाई, यहां से आवाज आ जाती है। मतलब जो आदमी है वो उस आवाज को कितने मिनट के बाद सुनाई देगा, है ना। तो भी यहां पर कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार के सवालों में देखो करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इस पैटर्न के सवालों में देखो करना क्या होता है, देखो यहां से बस अड्डे से बस और यहां से बस अड्डे से बस कितने मिनट के अंतराल पर निकलेगी, तो अंतराल को आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है। जैसे यहां से हर 20 मिनट के अंतराल पर निकलना है, ठीक है ना। इधर आप लोग लिखेंगे मिलने वाला समय। देखो यहां से 5 मिनट के बाद बस आदमी से मिलती है, 5 मिनट के बाद बंदूक की आवाज आदमी को सुनाई देती है, तो मिलने वाला जो समय है जो भी दे के रखा हो यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इन दोनों का अंतर आपको इधर लिखना है। इधर आपको क्या लिखना है, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इधर आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बात को समझ जाना, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन करेंगे भाई इन दोनों का अनुपात लेंगे। जैसे इन दोनों का अनुपात लेंगे 1:3, ठीक है ना। अब इस अनुपात को आप एक चाल की नजर से देखेंगे, इस अनुपात को आप चाल की नजर से देखेंगे। और कैसे देखेंगे, है ना भाई, छोटी वाली जो चाल है वो हमेशा आदमी को देंगे, और बड़ी वाली चाल जैसे बस है तो बस को दे दो, है ना, धोनी है तो यहां से धोनी को दे दो, रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी को दे दो। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले कभी कभार तो ये चाल का अनुपात ही आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर समय का अनुपात ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो चाल और समय का अनुपात यहां पर उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। चले तो ये कॉन्सेप्ट था। अब उसी कॉन्सेप्ट को अपन लगाएंगे इस सवाल में। देखो सवाल में क्या बोला था, एक टैक्सी स्टैंड से वहां पर बस अड्डा था, यहां पर टैक्सी स्टैंड है, दो केब 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मतलब जो अंतराल है मेरे प्यारे बच्चे कितना दे के रखा है, 28 दे के रखा है। जैसे यहां से आप बोलेंगे सर 28 अंतराल दे के रखा है, अब यहां से अपन क्या करेंगे भाई, एक तरफ लिखेंगे मिलने वाला समय। देखो यहां से जो 10 मिनट का समय दे के रखा था वो किसका दे के रखा था बेटा, आदमी का दे के रखा था। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि सर जो अनुपात लास्ट में निकलेगा किसकी चाल का अनुपात मतलब किसको दर्शाएगा, जैसे लास्ट में 5:9 आ गया तो 5 और 9 कार और आदमी में से पता किससे लेगा। देखो ये जो 10 मिनट है वो आदमी का समय दे के रखा है, कहने का मतलब 10 ये आदमी का दे के रखा है, आप तो ऐसे समझ लो, ठीक है ना। चले तो यहां से अपन कार का लिखेंगे बेटा, इधर तो अपन क्या लिखते थे, आप बोलेंगे सर अंतर लिखते थे, 28 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से अपन ने काटा, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 9 बार, ये जो अनुपात निकल के आता है ना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना ये समय का अनुपात निकल के आता है। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 5 और 9 का अनुपात तो निकाल लिया, लेकिन आदमी और कार का मान लो उसने उल्टा कर दिया तो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहां से ये जो अनुपात निकल के आता है वो किसका आता है, हमेशा समय का अनुपात आता है। फिर यहां से चाल का अनुपात आपको निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा कर दो। जैसे 5:9 है तो यहां से 9:5 करेंगे तो ये चाल का अनुपात हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, अंतराल ऊपर लिखा, मिलने वाला समय आपने यहां लिखा, और मिलने वाला जो समय था वो किसका है बेटा, आदमी का है। तो यहां से आदमी हो जाएगा तो कार का ये हो गया। जैसे काटेंगे तो ये, काटने के बाद जो निकलेगा वो समय का अनुपात निकलेगा। फिर जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये अनुपात किसका जाएगा, चाल का जाएगा। अब यहां से एक का मान निकाल लो, कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से किसकी चाल अपन को दे के रखा है और किसकी चाल पूछा है,
सवाल में आदमी की चाल अगर पूछा है तो कार की चाल दे के रखा होगा। देखो यहां से जो कार की चाल है वो आप बोलेंगे सर 74 है, और यहां से जो कार की चाल है वो आप बोलेंगे सर 5 है, ठीक है ना। चलिए अगर एक इकाई का मान इतना है तो फिर यहां से किसका निकालना था, आदमी का निकालना था। आदमी की जो चाल है वो आप बोलेंगे सर कितनी थी, वो यहां से अपने पास में 9 थी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन बोलेंगे सर 4 नाम का 36, 7 नाम 63, और यहां से 3 कितना हो जाएगा बेटा 66 हो जाएगा, और यहां से 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15 है ना, 5 दिया 15, मतलब 133 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर अपने 2 में प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो यहां से कंफ्यूज मत होना, यहां से सबसे पहले समय का अनुपात निकाल लेना, उसको उल्टा करेंगे चाल का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि सवाल में 74 किलोमीटर प्रति घंटा कार का देके रखा है। मतलब यहां से इस 5 का मान 74 किलोमीटर प्रति घंटा अपन को ऑलरेडी देके रखा है, तो कार का यहां से देकर आदमी का पूछ लिया। तो सबसे पहले एक इकाई का मान निकाला करो। कैसे निकालेंगे, जो भी सवाल में देके रखा हो, जैसे 74 ऊपर रखा, इसी का ही अनुपात वाला मान नीचे रखा करो, जैसे 5 गुणा करेंगे अपन 9 से, क्योंकि यहां से अपन को आदमी का निकालना था, तो फिर उत्तर में कितना आ गया 133 आ गया, ठीक है ना। चिपक गया क्या, हो गया सही। चले देखो यहां से एक इकाई का जो मान है अपन कैसे निकालेंगे भाई, जो भी सवाल में दे के रखा होगा उसको ऊपर रखा, इसी का ही अनुपात वाला मान नीचे, गुणा किससे करेंगे, जो अपन को निकालना हो। जैसे आदमी का अपन को निकालना था, 9 से गुणा किया, तो यहां से कितना आ गया 133 आ गया। मेरे वीडियोस भले ही लंबे बनेंगे लेकिन आपको सीखने को मिलेगा, बस सवाल और सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे। मतलब मैं वो चीजें आपको सिखाता हुआ चलूंगा कि गणित पूरी ही आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब इस पैटर्न का सवाल अगर दोबारा आया ना, हर बच्चा आराम से कर पाएगा आज के बाद में। चलिए तो यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हमेशा छोटा वाला आदमी बड़ा वाला बस नहीं होगा। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया भाई, ये जो अनुपात निकलेगा ये अपना समय का निकलेगा। जैसे आप इसको उल्टा करेंगे तो यहां से जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा बेटा, चाल का आएगा। तो कभी कभार ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि आदमी की चाल ज्यादा आ गई, कार की चाल कम आ गई, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है ना। चले तो यहां से वो देख लेना, ये मैं आपको सिखा दिया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चले अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वो घर के लिए घर के किराए पर 6,000 और बिलों पर 2500 खर्च करता है। मतलब टोटल मिलाकर खर्चा कितना हो गया, यहां से आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 8,500 का खर्चा हो गया, ठीक है ना। और यहां से ये जो खर्चा है ना 8,500 का, ये कितने महीने का है बेटा, ये 1 महीने का इसका खर्चा है, ठीक है ना। चले अच्छा टोटल सैलरी कितनी थी, आप यहां से देखेंगे भाई टोटल जो सैलरी है वो 10,000 है, बचत कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 10,000 कमाता है, 8,500 अगर खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी हो गई, 1,500 की बचत हो गई। और ये जो बचत है ना 1,500 की, वो कितने महीने की है, वो 1 महीने की है, ठीक है ना। चले सवाल में आगे क्या बोला है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, मतलब 1 महीने में वो 1,500 रुपए बचाता है, ऐसा अपन को समझ में आ चुका है। अगली बात, 1 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। 1 साल की बचत मुझे ज्ञात करनी है। 1 साल का मतलब कितना होता है बेटा, 12 महीने की उसकी बचत ज्ञात करनी है। लेकिन आगे भी सवाल में कुछ लिखा है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में, मतलब जिस तारीख को उसका जन्मदिन था, उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन के
समारोह पर खर्च कर दी। मतलब इस बंदे ने क्या किया कि जिस तारीख को उसका जन्मदिन था, 1 महीने की जो बचत थी ना वो सारी खत्म कर दी। मतलब अब इसके पास में बचत 12 महीने की नहीं रही, इसके पास में जो बचत है वो बेटा कितने महीने की रही, 11 ही महीने की रही। क्योंकि 12 महीने की बचत वो जब बचा पाता जब वो खर्चा नहीं करता, लेकिन 1 महीने की बचत को उसने क्या किया बेटा, जन्मदिन के दिन उड़ा दिया। तो 12 में से 1 महीने की बचत तो उसने उड़ा चुका है, तो उसके पास में जो बचेगा माल वो कितने महीने का बचेगा, 11 ही महीने का बचेगा। क्योंकि टोटल मिलाकर 12 महीने होता है। 1 महीने की जो बचत है वो ऑलरेडी उसके जन्मदिन पर उड़ा चुका है, तो उसके पास में कितने महीने की बचत बचेगी बेटा, 11 महीने की उसके पास में बचत बचेगी। ठीक है ना। अगर 1 महीने में 1500 बचाता है तो 11 महीने में कितना बचेगा, बस यही अपना सवाल है। ठीक है ना। चले 11 पंजे 55 और यहां से 16, तो 16,500 मेरे प्यारे बच्चे वो क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। क्योंकि 1 साल की बचत उसकी पूछी थी। 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 1 महीने की जो बचत है ना वो कर ही नहीं पाया, जन्मदिन पर खर्च कर दिया। तो उसके पास में कितने महीने की बचत बची, 11 महीने की बचत बची। 1 महीने में 1500 बचाते हैं तो 11 महीने में कितना बचाएगा, 16,500। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। बेटा अगले सवाल में क्या बोला है, एक पाइप टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक भरने वाला पाइप था वो 10 मिनट में भर सकता है। यहां से एक और पाइप था जो 20 मिनट में खाली कर सकता है, 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ चलाए जाए तो पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बेसिक सवाल, मतलब जीरो लेवल का सवाल। ठीक है ना। यहां से एलसीएम लिया 20, यहां से समता 2, यहां से समता 1, लेकिन ये खाली करने वाला था तो माइनस में आ जाएगा। चलिए यहां से समय का उत्तर कैसे आता है, आप बोलेंगे सर जो कार्य है उसको ऊपर रखो और यहां से समता का भाग दो। किस किस की समता बेटा, दोनों की समता, क्योंकि अब दोनों ही कार्य करेंगे। भाई 2 में से 1 जाएगा तो दोनों की समता मिलाकर 1 हो गई। तो यहां से जो समय है वो कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 20 निकल के आ गया। जीरो लेवल का सवाल। चले देखो यहां से अगला सवाल। अगले सवाल में बोला क्या है, अगले सवाल में देखो, यहां से ध्यान से सवाल को समझना। अपने 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो डरना नहीं है, एक सवाल को सही से समझना है। जब भी पेपर में आप बैठो ना, 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखा करो, डरना बिल्कुल नहीं है और सवाल को अच्छे से समझना है। बस 2 ही चीजें होती हैं। ठीक है ना। क्योंकि सवाल कभी कठिन आता ही नहीं है। देखो यहां से भाई, यहां से अपन को बोला गया था कि x और y का जो अनुपात है वो 2:5 है, और यहां से y और z का जो अनुपात है वो यहां से 4:7 है। अब यहां से इस सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो पूरा करो, देखो यहां से पूरा कैसे करेंगे, x y और z का अनुपात निकाल लो इन दोनों से। भाई इतना तो आता ही होगा ना। चलिए देखो यहां से इन दोनों की गुणा किया, यहां से 35, इनकी गुणा किया, यहां से 20, 2 को 4 से गुणा किया, यहां से 8। चलिए तो टोटल मिलाकर जो अनुपात था वो 8, 20, 35 आ गया, और यहां से जो टोटल था वो 15,120 दे के रखा था। चलिए सबसे पहले एक इकाई का मान निकाल लो। टोटल बेटा 15,120 भाग किसका देंगे, इनके योग का भाग देंगे। 28 और 35 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 63 हो जाएगा। ठीक है ना, काट दो, जिससे कटे काट दो भाई, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 7 चंग 42, 7 नाम 63, और भी काट दो, 9 दूनी 18 है ना, यहां से 240। तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो गया बेटा, 240 हो गया। सवाल में प्रत्येक का मान पूछा गया था, तो यहां से एक इकाई का मान 240 है,
तो आप बोलेंगे सर जैसे x का निकालना हो तो x वाला हिस्सा कितना था बेटा 8 था, तो 8 से गुणा करो, तो 8 चौके 32, 3 हासिल का 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 19 हो जाएगा। तो x का जो हिस्सा है 1920, बाकी को देखना ही नहीं है, तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 4 निकल के जाएगा। मतलब इस सवाल को अगर पूरा आपको करना हो तो आप लोग ऐसे जाइएगा, लेकिन ऐसे सवाल को ऑप्शन से भी किया जा सकता है। देखो कैसे, आपको यहां से पता है भाई यहां से x और y का अनुपात 2:5 है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y का अनुपात 2:5 बन रहा हो। देखो भाई ये x है, ये y है और ये z है। जैसे आप इन दोनों का अनुपात लेंगे x और y का, कितना भी काट लो, क्या 2:5 बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं होगा। इन दोनों को आप काटेंगे, क्या इनका अनुपात 2:5 बनेगा क्या x और y का? सर नहीं बनेगा। आप इनको कितना भी काट लो, लेकिन x और y का अनुपात 2:5 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सर इस वाले ऑप्शन में देखा 1920 और यहां से दूसरा कितना था बेटा, यहां से 4800, मतलब ये x था और ये y था। अपन को तो x और y का जो अनुपात था वो कितना देखना है बेटा 2:5 देखना है। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा तो वैसे सही हो जाता है। फिर भी काट लो, किससे काटेंगे 8 से काट लो। 8 दूनी 16 24, 8 6 48, देखो 12 से काटो, 12 दून 24, 12 पंजे 60, तो यहां से x और y का अनुपात 2:5 आ गया और x और y का अनुपात 2:5 ही चाहिए था। मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा। थोड़ा कैमरा मिस्टेक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो यहां से x और y का जो अनुपात है वो 2:5 हो जाएगा। तो फिर यहां से है ना ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से किया करो ऐसे सवालों को। भाई x और y का अनुपात 2:5 चाहिए, तो यहां से कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसमें x और y का अनुपात 2:5 बन रहा हो, 3 में नहीं बन रहा था, तो चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपना हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि x और y का जो अनुपात है वो किसी 2 ऑप्शन में आपको मिल गया, भाई 2:5 है, तो फिर y और z का अनुपात चेक कर लेना। जैसे y और z का अनुपात आप चेक करेंगे ना यहां से, तो आपका 4:7 ही निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला गया था बेटे, तो 0 लेवल का सवाल है ये, मैं आपके एनटीपीसी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आपका ग्रुप डी का जो लेवल है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, मैं सारे लेवल के सवाल करवा दूंगा आपको। 18 मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो आपको पता है भाई 40% खर्च करेगा तो 60% क्या हो जाएगी बेटा बचत हो जाएगी, ठीक है ना। चले 18,000 बचाता है, तो ऐसे सवालों में एक इकाई का मान निकाला करो। यहां से 18,000 की बचत और इसी का ही परसेंटेज वाला मान कितना देके रखा है 60 देके रखा है। जैसे आप लोग काटेंगे तो यहां से एक इकाई का मान कितना आ गया 300 आ गया। और सवाल में जब भी आपसे आय पूछा जाता है हमेशा 100 से गुणा किया करो, तो यहां से कितना निकल के जाएगा बेटा, यहां से 30,000 निकल के जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक इकाई का मान निकाला करो। भाई ऊपर बचत अपन ने रुपए में लिखी है, तो इसी कई परसेंटेज वाला मान अपन को नीचे लिखना पड़ेगा जब भी एक इकाई का मान निकालना हो। 18,000 रुपए में आ गया बचत। अब इसी का परसेंटेज वाला मान देखो 60 है, फिर 100 से गुणा कर देना जब भी आपको आय निकालना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल क्या है भाई, एक संख्या अपन को दे के रखा है 6154
93 और यहां से 2। सवाल में बोला गया था भाई जो सम अंक है ना उसमें तो अपन को 2 जोड़ना है और यहां से जो विषम अंक है उसमें आपको क्या करना है, 1 घटाना है, ऐसा सवाल में बोला गया था। तो यहां से भाई जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम अंक हो गया और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम अंक हो गया। देखो यहां से सम अंक कौन कौन से हैं बेटा, ये सम अंक हैं तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहां से 8 हो गया। ये एक विषम अंक है, 1 घटाएंगे 0 हो गया। विषम अंक है 1 घटाओ 4, सम अंक है 2 जोड़ेंगे 6, विषम अंक है 1 घटाओ यहां से 8। बेटा यहां से विषम अंक है 1 घटाएंगे 2, सम अंक है यहां से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 4 हो जाएगा। यही तो बोला है सम अंक। भाई जो भी सम संख्या यहां से दिखाई दे रही है ना उसमें 2 जोड़ लो, जो भी विषम संख्या यहां पर दिखाई दे रही थी उसमें से 1 घटा लो, यही बोला इस सवाल में। आगे क्या बोला गया था, इस प्रकार बनी नई संख्या अपनी ये हो गई, कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो आप यहां से बोलेंगे सर 1 से अधिक बार, बेटा यहां से आप बोलेंगे सर 8 आया और यहां से बेटा 4 आया। तो यहां से 1 से अधिक बार एक तो 8 आया था और 1 से अधिक बार यहां से 4 आया। कहने का मतलब यहां से 2 अंक ऐसे हैं जो कितनी बार आया, 1 से अधिक बार आया। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा बेटा, यहां से 2 निकल के आ जाएगा। सवाल में क्या बोला था भाई, ऐसे कितने अंक हैं जो 1 से ज्यादा बार यहां पर आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 2 अंक हैं जो 1 से ज्यादा बार आए हैं, क्योंकि 8 भी 1 से ज्यादा बार आया और 4 भी 1 से ज्यादा बार आया, यही बात है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में देखो मेरे प्यारे बच्चों बोला क्या है। अगले सवाल में यहां से बोला गया था 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 थी। अच्छा, ये जो 4/3 अपन को दे के रखा है वो क्या दे के रखा है मतलब, ठीक है ना। यहां से हमेशा ध्यान रखना, यहां से हमेशा ध्यान रखना। देखो यहां से तय की गई दूरी और यहां से शेष दूरी का ये क्या दे के रखा है, अनुपात दे के रखा है, ठीक है ना। तय की गई दूरी का शेष दूरी के साथ में क्या दे के रखा है, अनुपात दे के रखा है। तो 4 किसको दर्शाएगा, 3 किसको दर्शाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो सबसे पहले आया हो उसको यहां से हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे, और यहां से जो बाद में आया हो उसको हमेशा कहां लिखेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे। मतलब तय की गई दूरी अगर 4 है तो शेष दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 3 है, और यहां से इन दोनों को मिलाकर अपन कुल दूरी की बात करेंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी। आई बात समझ में भाई। यहां से तो 4 उसने तय की और शेष अभी 3 बाकी है, दोनों को जोड़ूंगा तो कुल दूरी कितनी आ गई बेटा, यहां से 7 निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या पूछा था बेटा, यहां से चाल पूछा था। कोई सा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल पेपर में आ जाए भाई, चाल बराबर तो क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इस चीज को तो न तो आप चेंज कर पाएंगे न मैं चेंज कर पाऊंगा, ठीक है ना भाई। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, न आप चेंज कर सकते न मैं चेंज कर सकता। चलिए अब यहां से जितनी दूरी अपन लेंगे उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा है उसी समय को यहां से लिखना पड़ेगा। भाई 20 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लिखा, मतलब जितनी दूरी और उस दूरी को तय करने में कितना समय अपन को लगा है वही समय यहां से लिखेंगे। चलिए देखो सवाल में क्या बोला था, 1 घंटा 5 मिनट का अपन को समय यहां से दे के रखा था। तो सबसे पहले तो 1 और ये जो 5 मिनट था इसको 5/60 लिखेंगे। भाई घंटे और मिनट को अपन घंटे में बदल दो, ठीक है ना।
तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 में यहां से 12 हो जाएगा। 1 में 1/12 जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 13/12, यहां से क्या हो जाएंगे बेटा, घंटे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो समय है ना वो मैं यहां से 13/12 निकाल चुका हूं, क्योंकि इसके अलावा समय मेरे को पूरे सवाल में कहीं नहीं दे के रखा, तो समय कहीं ना कहीं मैं 13/12 निकाल चुका हूं। अब इस 13/12 समय में वो कितनी दूरी चला है वो दूरी ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। देखो यहां से 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, मतलब ये वो समय है जो ये चल चुका है, ये वो समय है, कौन सा समय है, जो समय, मतलब ये वो समय है जो चल चुका है। चले, तो यहां से आपने यहां से देखा भाई, यहां से दूरी अपन कौन सा रखेंगे, इस 1 घंटा 5 मिनट में जितनी दूरी वो चल चुका है ना, इसी दूरी को अपन कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहां से कुल दूरी कितनी है, आप बोलेंगे सर कुल दूरी कितनी है, 37 किलोमीटर है। अच्छा, अगर मुझे ये निकालना हो भाई कितनी दूरी वो चल चुका है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले एक इकाई का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई, जो भी सवाल में दे के रखा हो उसको ऊपर रखा, बटे में क्या करेंगे, अनुपात का भाग देंगे। कुल दूरी अनुपात में कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से 7 हो जाएगी। गुणा किससे करेंगे, जैसे मुझे उस दूरी को निकालना है जो यहां से चल चुका है, तो यहां से कितना चल चुका है, आप बोलेंगे सर यहां से 4 चल चुका है, तो 7 चौके 28, 4 तिया 12 और यहां से 2 14 बटे में 7। कहीं ना कहीं यहां से अपन देखेंगे भाई 148 बटे में 7 किलोमीटर वो चल चुका है, कितने समय में, 1 घंटा 5 मिनट में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सीधा सीधा अपन देखेंगे सर, इसको तो आप भाग ही कर लो, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस 21 को मैंने कहां रख दिया बेटा, ऊपर रख दिया, ठीक है ना। 3 संख्या लगातार होती है तो नीचे वाला अपना कहां चला जाएगा बेटा, यहां से ऊपर चला जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बस हल करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और यहां से 25 बटे में यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 13 हो जाएगा, बस भाग दे लो, 13 एकम 13, ठीक है ना। चले, यहां से 13 की जगह में 12 रख के भी सवाल का उत्तर निकाल सकता था, अप्रोक्सीमेट, है ना, निकाल सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ही कर लो, 13 एकम 13 कितना बचा सर, यहां से अपने पास में बचे 12 बचा है, 13 नाम का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 117, मतलब 19 पॉइंट समथिंग आएगा, और 19 पॉइंट समथिंग आप बोलेंगे सर यहां से एक ही ऑप्शन में देख के रखा है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपने सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा बेटा। यहां से फिर बता रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय ऑलरेडी मेरे को दे के रखा था 1 घंटा 5 मिनट, जिसको घंटे में बदला तो 13 बटे में 12 हो गया। ऊपर दूरी क्या रखेंगे, इस 1 घंटा 5 मिनट में कितनी दूरी वो चल चुका है वो रखेंगे। चले, तो यहां से अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं समझना चाहो तो इस चीज को ऐसे समझ लो भाई, 37 किलोमीटर को अपन ने अनुपात में कितना डिवाइड किया, 4:3। ये 4 अपना क्या दर्शा रहा था भाई, ये चल चुका था, और 3 क्या दर्शा रहा था भाई, शेष दूरी बाकी है। 37 किलोमीटर को 4:3 में डिवाइड करना होगा, तो आप बोलेंगे कैसे भाई, 37 बटे में यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7। अच्छा, यहां से दूरी कौन सी रखेंगे, जो यहां से तय कर चुका, क्योंकि यहां से समय भी अपन ने कौन सा रखा था, जो वो चल चुका है, ठीक है ना। तो यहां से तय आप बोलेंगे 4, फिर यहां से अपना कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 148 बटे में 7 हो जाएगा, जो मोटा मोटा कितना था, आप बोलेंगे सर 21 था, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से इसको
अपन जैसे हल करेंगे तो 19 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। आगे होगा समझ में, ठीक है ना। चलिए बनाइए, इसको बनाइए। वो बीच बीच में देखना पड़ता है कहीं क्लास रुक तो नहीं गई आपकी, है ना। चलिए देखो सवाल में क्या बोला गया था, ये तो बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। आप बोलेंगे सर बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, तो बाहर वाले को तो बाहर से करेंगे और यहां से अंदर वाले को अंदर से। 17.4 इंटू 14 जैसे हल करेंगे x का मान आ जाएगा। भाई पॉइंट से अपन को पॉइंट हटा दिया, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, ठीक है ना। चलिए यहां से करेंगे 348, यहां से 5x आ गया बेटा, 5 का भाग दिया, 6 पंजे का 30, है ना। चलिए कितना बचा 4, 8 6 48, मतलब यहां से 68, सॉरी 5 का भाग देना था ना। चलिए तो यहां से 9 पंजे 45, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, 69 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो वो सवाल है जो वही बच्चा कर पाएगा जिसके बेसिक फंडे क्लियर है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में सारे सवाल वो थोड़ी आते हैं जो ट्रिक वाले होते हैं, नहीं, पेपर में पेपर मिक्स होता है हमेशा, ट्रिक वाले सवाल भी आते हैं, बेसिक वाले सवाल भी आता है, और यहां से स्मार्ट अप्रोचेज वाले सवाल भी आता है। हालांकि इस सवाल को मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगा, मैं एग्जाम में आपको कैलकुलेशन को कैसे करना है उस पर मैं फोकस करूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो जैसे रेंज बोला जाए, है ना, या फिर सवाल में परास बोला जाए, या फिर सवाल में सीमा बोला जाए, इन सभी का जो मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। जैसे सवाल में सीमा बोल दिया जाए, जैसे सवाल में रेंज बोल दिया जाए, जैसे सवाल में परास बोल दिया जाए, तो इन सभी का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या में से अपन को क्या घटाना है, छोटी संख्या घटाना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे इंग्लिश में यहां पर रेंज बोला गया है, तो कई बार ये हिंदी में भी रेंज लिख देता है, तो यहां से हमेशा ध्यान रखिएगा, सीमा बोले, रेंज बोले, परास बोले, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लो, यही आपका क्या होता है, परास, रेंज और सीमा होती है। चलिए सवाल में टोटल मिलाकर कितने छात्र दे के रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 छात्र दे के रखा है। आई बात समझ में। चलिए यहां से इन सभी के अंक देखो आपको यहां से दे के रखा है, जिसमें x और y का मान आपके लिए छोड़ के रखा है। आगे बोला गया था x और y क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक अंक है, मतलब x तो अपना कम है, सबसे कम है, और y अपना क्या है, आप बोलेंगे सर सबसे अधिक है। आई बात समझ में। चलिए सवाल में बोला गया था यदि अंकों की सीमा और औसत, अब यहां से औसत मतलब 70 तो आपकी सीमा हो गई। सीमा क्या होता है बेटा, बड़े और छोटे का अंतर होता है, तो यहां से बड़ा आप बोलेंगे सर y, और यहां से छोटा बेटा x, तो यहां से जो अंतर सवाल में दे के रखा था वो कितना दे के रखा था बेटा, यहां से 70 दे के रखा था, और यहां से जो औसत है, यहां से जो औसत है वो कितना दे के रखा है बेटा, यहां से 64 दे के रखा है। इतनी बात मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये हर बच्चे को समझ में आ गई होगी जो बात मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कई बार तो आप ऑप्शन से जाएंगे ना, तो 2 या 3 ऑप्शन तक आपके वैसे हट जाएंगे। देखो कैसे, आप यहां से देखेंगे, बात को समझना, आप यहां से देखेंगे भाई दोनों संख्या का अंतर 70 है, कि यहां से दोनों संख्या का अंतर 70 है क्या, बिल्कुल। क्या अंतर 70 है क्या, बिल्कुल 70 है। अंतर 70 है क्या, बिल्कुल 70 है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन ही ऐसे दिए जाए कि जो अंतर है
वो आपका एक ही ऑप्शन में क्या बना रहा हो, 70 बना रहा हो। ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन अगली जो चीज देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे भाई, अगला जो ऑप्शन है वो कैसे दे सकते हैं। एक्स बेटा क्या है, सबसे छोटी संख्या है। यहां से पूरे सवाल में जो सबसे छोटी संख्या दे के रखा है ना वो 28 दे के रखा है, लेकिन जो x है ना वो 28 से भी छोटा है। मतलब यहां से आप लोग देखेंगे 28 से छोटा ही क्या नहीं है, 28 से छोटा ही क्या नहीं है। आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन अभी अपने पास में ऐसे बचे हैं जो 28 से छोटा है। चले अच्छा वही क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। यहां पर सबसे बड़ी संख्या अपन को कौन सी दे के रखे हैं, आप बोलेंगे सर 83 दे के रखा है। लेकिन जो वही है ना वो 83 से भी बड़ा है, 83 से बड़े चारों अपन को देख के रखा है। भाई ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, इनको तो देखता ही नहीं था। लेकिन ये भी 83 से बड़ा और ये भी 83 से बड़ा, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा करने से भी आपका उत्तर मिल जाता है। आई बात समझ में। भाई आपने अंतर देखा दोनों में, इसमें भी अंतर 70, इसमें भी अंतर 70, कुछ नहीं कर सकते। फिर यहां से आपने देखा सर सबसे छोटी संख्या x है, सबसे छोटी संख्या यहां पर 28 दे के रखा है, मतलब x आपका 28 से भी छोटा है। 28 से छोटा आप बोलेंगे सर यहां से दो ही ऑप्शन थे, बाकी दो ऑप्शन 28 से बड़े थे, तो ये तो वैसे गलत हो गए, ठीक है ना। अब इन्हीं में से अपन को क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर निकालना है। अब यहां से सिंपल सी कहानी है भाई, ये औसत है ना, ये योग में कब परिवर्तन होता है। आप बोलेंगे सर औसत को जैसे संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि जो ये औसत है ना ये टोटल मिलाकर 12 संख्याओं का औसत है। आई बात समझ में। ये जो औसत यहां पर देख के रखा है ये कितनी संख्याओं का औसत है, 12 संख्याओं का औसत है। तो योग कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 छिंग 72 और यहां से 4 कितना हो जाएगा 76। तो यहां से जो मेरे प्यारे बच्चों योग निकल के आया है इन 12 संख्याओं का, वो कितना है 768 है। मतलब ये जितनी भी संख्या अपन को देख के रखा है ना उन सभी का योग कितना होना चाहिए, 768 होना चाहिए। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इन सब को जोड़ना अपन प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। कैसे जोड़ेंगे भाई, x को तो अपन जोड़ नहीं सकते हैं, इस y को अपन जोड़ नहीं सकते हैं। अब बाकी संख्याओं को जोड़ लो, लेकिन जोड़ते समय क्यों ना अपन इकाई इकाई का अंक ही जोड़े। आई बात समझ में। बस आप इकाई इकाई का अंक जोड़ लो, है ना, इकाई इकाई का अंक जोड़ लो। भाई 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा। अब बस इकाई का अंक जोड़ लो आप, तो जैसे 8 और 5 13, तो 13 में भी 3 को गिन लो, ठीक है ना। 8 और 5 13, 13 का 3, 6 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, उसमें भी 17 का 7 गिन लो, 7 और 3 10, 0 हो गया, है ना। यहां से 5 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 15, 5 5 3 8 और यहां से 0। चले तो यहां से आपने देखा सर यहां से इन सभी को नहीं जोड़ने के बजाय अपन ने किसको जोड़ लिया, इकाई के अंक को जोड़ लिया, और यहां से कितना निकल गया बेटा 768 निकल गया, ठीक है ना। जैसे आप इधर लेकर जाएंगे तो आप भाई इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही तो माइनस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो योग है 8 में से 8 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका योग आएगा ना उसका इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, यहां से 0 आएगा। इस बात को समझो, ये कैलकुलेशन में मदद करेगी। मतलब दोनों संख्याओं का जो योग है उसका इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, यहां से 0 आएगा। क्या दोनों संख्याओं का जोड़ने पर इकाई के अंक में 0 आ रहे हैं क्या, नहीं। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, मतलब गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो जो एक ऑप्शन बचता है ना वही सही होता है। मतलब इकाई और इकाई के अंक को जोड़ेंगे, देखो यहां से 10, मतलब 10 का 0। आई बात समझ में। तो ऐसे सवालों को है ना आपको ऑप्शन से ही बनाना है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैं सारी पॉसिबिलिटी क्यों लेकर चल रहा हूं, क्योंकि हो सके आपका जो उत्तर है
वो मेरे पहले नियम से आ जाए, दूसरे नियम से आ जाए, हो सके तीसरे नियम से आए, ठीक है ना। जैसे x सबसे छोटी संख्या है, आपने यहां से देखा भाई इधर 28, मतलब x 28 से भी छोटा है, 28 से बड़ा, 28 से बड़ा, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों में से उत्तर होगा। चले, अब यहां से आपने देखा भाई औसत 64 दे के रखा है, तो इन सभी का योग 768 हो गया। सभी में कौन आ गया भाई, सब आ गए, टोटल मिलाकर जो ये 12 संख्या है ना, ये सारी के सारी आ गई। तो यहां से x को जोड़ नहीं सकते, y को जोड़ नहीं सकते, बाकी को अपन ने जोड़ने के बजाय, क्योंकि छोटे छोटे नंबर की जगह बड़े नंबर भी आ सकते हैं परीक्षा में, इक्का एक अंक जोड़ लो। तो यहां से आपने इक्का एक अंक जोड़ लिया, कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 8 आ गया। बराबर में ये जैसे 8 को उधर लेकर जाएंगे तो इकाई के अंक से इकाई का अंक ही माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहां से जैसे 8 को उधर लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, 0 निकल के आ गया। x प्लस वाई का जो इकाई का अंक है ना वो 0 होगा, मतलब x ये है, y ये है, क्या इन दोनों के इकाई के अंक को जोड़ने से इकाई का अंक 0 कौन से ऑप्शन में बन रहा था, सी नंबर के ऑप्शन में बन रहा था। तो ऐसे आपको क्या करना है, परीक्षा में थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा, तब जाकर कैलकुलेशन से आप लोग बच पाएंगे। हो सके ये नंबर बढ़े, 128 आ जाए, 735 आ जाए, 596 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल में क्या बोला है। सचिन ने पहला पेन क्रमशः 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। भाई एक पेन 630 में खरीदा, दूसरा पेन 722 में खरीदा। जो पहला पेन था ना उसके बारे में इसने दो चीजें दे के रखा है भाई, 70% का इसको क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है। बहुत बार होता है ना कि आप दुकान पर जाते हो, है ना, दुकानदार 50 रुपए बताता है, लेकिन आप अड़ जाते हो कि नहीं मैं तो 55 में ही लूंगा, 5 रुपए का डिस्काउंट दो। भाई आप दुकानदार के पास गए, उसने 60 रुपए आपको बताए, लेकिन आप अड़ गए, लेकिन नहीं आप अड़ गए कि मुझे तो 55 में ही चाहिए, तो 5 रुपए का आपको क्या चाहिए होगा बेटा, यहां से डिस्काउंट आपको चाहिए होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो वही सेम बात है, यहां से सवाल में बोला गया था भाई पहली वस्तु पर 70% का लाभ देके रखा है, और यहां से इसी वस्तु पर 9% की आपको क्या देके रखा है बेटा, छूट भी देके रखा है। तो यहां से अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भाई, टोटल मिलाकर लाभ अगर अपन को निकालना हो ना पहली वस्तु पर, तो इस वाले फॉर्मूले का आप प्रयोग कर लो, आराम से निकाल सकते हो। भाई पहली वस्तु पर दो चीजें देके रखा है, 70% का लाभ, 9% की छूट, ये पहली वस्तु पर देके रखा है। इन दोनों को मिलाकर टोटल लाभ अगर निकालना हो ना पहली वस्तु पर, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लो। छूट को माइनस में रख लेना और यहां से लाभ को प्लस में रख लेना, तो छूट अपन माइनस में रख लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, ए का मान तो 70 हो गया और बी का मान कितना हो गया, -9 हो गया। अपन ये रख लो, देखो यहां से a प्लस बी, 70 में से 9 घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 61 माइनस AB बटा 100, दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे 630 बटे में 100, 6.3, तो यहां से 6.3, 61 में से 6 अपन घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 53 बचेगा। 53 में से 61 में से 6 अपन घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 65 अपना बचेगा, है ना। 65 में से 0.3 और घटाएंगे तो यहां से 64 पॉइंट अपना क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। मतलब जो पहली वस्तु थी ना उसमें अपन ने क्या निकाल लिया, 64.7% का अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, लाभ निकाल लिया। दूसरी जो वस्तु थी ना उसमें तो अपन को दे के रखा था कि यहां से दूसरा जो पेन था उसमें 71% का क्या हो रहा था बेटा, लाभ हो रहा था।
आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए भाई इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके, क्योंकि पहली वस्तु के बारे में दो बातें बोली हैं, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके अपन क्या निकाल लेंगे, इनका टोटल लाभ परसेंट अपन निकाल लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए सॉरी यहां से 54 होगा, 54 होगा। 61 में से 6 घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 55, 55 में से 0.3 और घटाएंगे 54.7 आ जाएगा, है ना, यहां से 54.7। चलिए सवाल में क्या बोला है, इस पूरी लेन देन में ना कुल लाभ परसेंट क्या होगा, ये अपन को निकालना था। आई बात समझ में, पूरी लेन देन में जो लाभ परसेंट है ये अपन को निकालना था। बेटा यहां से क्या होगा, चलिए अब देखो कैसे करना है, 2 मिनट के लिए सुन लो, ज्यादा कुछ नहीं है। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना दे के रखा था, 630। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना दे के रखा है बेटा, 722। तो यहां से टोटल लाभ अपन को कैसे निकालना, रुपए में, परसेंटेज में नहीं निकालना, रुपए में अपन को निकालना है। 630 का इतना परसेंट लाभ हो गया, तो सबसे पहले तो 630 और इसका 54.7% निकाल लो, क्योंकि 630 का 54.7% क्या हुआ बेटा, लाभ हुआ पहली वस्तु पर। कैलकुलेशन करते समय पूरा नहीं करना, देखो कैसे करना है भाई, यहां से पॉइंट को हटाएंगे, यहां से 0 लगेगा, 0 से 0 गया। अब यहां से आप बस इकाई के अंक पर फोकस करना, इकाई का अंक। भाई 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 ये 21, तो इकाई का अंक कितना आ गया बेटा, यहां से 1 निकल के आ गया। मतलब पहली वस्तु पर जो लाभ होगा ना उस पर इकाई का अंक कितना आ गया बेटा, 1 निकल के आ गया। अब दूसरी वस्तु पर जो लाभ होगा वो कितना होगा भाई, क्रय मूल्य तो 722 और यहां से लाभ परसेंट हो जाएगा 71/100। इकाई का अंक देख लो भाई, 2 को 1 से गुणा किया तो आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में कितना आ गया बेटा, यहां से 2 निकल के आ गया। मतलब पहली वस्तु पर लाभ का जितना लाभ हुआ उसका इकाई का अंक 1 है, दूसरी वस्तु पर जितने का लाभ होगा उसका इकाई का अंक यहां से 2 है। अगर यहां से कुल लाभ अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, पहली वस्तु पर 1 का लाभ, दूसरी वस्तु पर 2 का लाभ, दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर जो लाभ होगा ना उसके इकाई के अंक में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। इकाई के अंक में जो 3 था ना वो एक ही ऑप्शन में था, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 2 जाएगा। भाई इकाई के अंक का प्रयोग करना सीखो ना आप लोग, नहीं करोगे तो इस सवाल को कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। भाई डिजिटल सम हो गया, इकाई का अंक हो गया, ये तरीके यही तो काम आते हैं ना, जब कैलकुलेशन ज्यादा होती है तभी काम आते हैं बस, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था, दोबारा अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, नंबर आसान हो तो पूरा निकाल लेना, नंबर कठिन हो इकाई के अंक का प्रयोग करना, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे सवालों को पेपर में कैसे बनाना है, देखो यहां से आप तो x पर फोकस करो, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, है ना। यहां पर इस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, बीच में माइनस लगाता तो आप बोलेंगे सर 3x स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर वाला गलत हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाला गलत हो जाएगा, 3x स्क्वायर 2 ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब कुछ मत करो, नंबर वाला कर लो, जैसे नंबर 3 का स्क्वायर 9 और यहां से नंबर 1 का स्क्वायर 1, दोनों के बीच में माइनस का निशान था बेटा, यहां से 8, नंबर में 8, आप बोलेंगे सर 2 जगह था, ये तो वैसे ही गलत हो चुका था, मतलब यहां से अपना कौन सा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ऐसे कर लिया करो, पेपर में पूरा करने की अपन को जरूरत नहीं है। देखो यहां से अगला सवाल, अगला सवाल में देखो यहां से क्या हो जाएगा, बात को समझना।
अगले सवाल में अपन बोलेंगे भाई एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास, अगर व्यास 100 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से 50 हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को उसकी वैल्यू के बराबर रख लो। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे सर पाई आर एल होता है, और ये कितना देके रखा है 6500, और यहां से पाई देके रखा है। भाई फॉर्मूले को उसके नंबर के बराबर रख लो। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और इसका मान इतना देके रखा है। देखो पाई से तो पाई कट गया, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर आर का मान 50 देके रखा है, तो 50 गुणा एल 6500, 0 से 0 गया, यहां से काटेंगे कितनी बार कटेगा बेटा, 130 बार कटेगा। तो इस एल का जो मान है ना, वो यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से 130 आ गया। जब भी शंकु की बात आती है ना, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज बनता ही बनता है, जिसमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये एल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये अपना आर होता है जिसको अपन त्रिज्या बोलते हैं, और यहां से ये एच होता है जिसको अपन ऊंचाई बोलते हैं। शंकु की जब भी बात करेगा समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। कर्ण अपना तिर्यक ऊंचाई को दर्शाता है, नीचे वाला त्रिज्या को दर्शाएगा, ऊपर वाला ऊंचाई को दर्शाएगा। देखो यहां से एल का मान 130 आ गया, यहां से आर का मान 50 दे के रखा है। क्या इस एच का मान नहीं निकाल सकते क्या? आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा सर 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती हैं, पढ़ा होगा ना, सबके पीछे 0 लगाओ भाई, 50, 120 और यहां से 130, ठीक है ना। तो एक नंबर 130, एक नंबर 50, तो यहां से एक नंबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहां से ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई 120 निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट का प्रयोग करना है, बहुत इजी सवाल है, मतलब आराम से बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है। चलो देख लो यहां से, करिए। चलिए देखो यहां से अगला सवाल अपन करेंगे। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर के एक टैंक को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 6400 लीटर के एक खाली टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल है, सबसे पहले तो इनकी समता पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई, यहां से बहुत आसान है, समता निकालना बहुत आसान है। देखो ए पूरे कार्य को 9, बी पूरे कार्य को 6, यहां से आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर एलसीएम 18 ले लिया, यहां से 2 और यहां से 3, बेटा यहां से समता आ गई। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आए, सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है बेटा, यहां से समता निकालनी है। आई बात समझ में। चलिए तो यहां से अपन ने एलसीएम लिया 18, समता कितनी आ गई बेटा, यहां से 2 और 3 आ गई। देखो यहां से आपको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, m गुणा डी बटे में w, m गुणा डी बटे में w, सबको पता होगा, लेकिन प्रयोग करना किसी किसी को आता है। m का मतलब कितना है भाई, यहां से कितने आदमी हैं। जैसे यहां से आप जो अपना उत्तर है ना, वो a का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो और b का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो। जैसे यहां से m की जगह में a रख रहा हूं, कोई चाहे तो यहां से b रख के भी उत्तर निकाल सकता है, ठीक है ना। फिर यहां से भाई d, भाई जो a था वो कितना समय लेता था, आप बोलेंगे सर a 9 घंटे लेता था। अगर कोई b का लेगा तो फिर यहां से b कितना समय लेगा बेटा, 6 लेगा। फिर उसको ऐसे रखना पड़ता, बटे में w, कुल कितना कार्य कर रहे थे, आप बोलेंगे सर 3700 कार्य कर रहे थे, बराबर में। अब यहां से m क्या हो गए, सवाल में बोला था भाई दोनों मिलकर, यहां से दोनों मिलकर। फिर यहां से आप बोलेंगे सर d कितना समय, यही तो अपन को निकालना है, बटे में यहां से कार्य। अब अपन को कार्य कितना करना है बेटा, 6400 करना है। अब यहां से ये जो a और b है ना, ये कुछ नहीं है, ये इनकी समता है। जैसे a की समता 2 है,
तो इस a की जगह अपन क्या रख देंगे बेटा, यहां से 2 रख देंगे। a प्लस b दोनों की मिलाकर सम तक कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से 5 निकल के आ जाएगी बेटा, यहां से 5 रख दी। जैसे इसको हल करेंगे तो डी का उत्तर आ गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में जीते हैं ऐसे सवालों में, लेकिन इसका प्रयोग करना आराम से उत्तर निकलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो यहां से बेटा 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगा ही कटेगा, कोई शक वाली बात नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ मत करो भाई, यहां से आप तो वज्र गुणा कर लो। कैसे करेंगे, 64 इंटू 18 64 भाई, 9 इंटू 2 18 बराबर में 37 इंटू 5 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा 37 इंटू 5 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 185 होगा। देखो 185, इस 185 को अपन नीचे लेकर आएंगे, तो यहां से नीचे लेकर आ गए। अब ऑप्शन का प्रयोग करना, नीचे 185 कौन कौन से ऑप्शन में है सर, चारों में ही है। तो ऊपर गुणा पूरा मत करना, इकाई के अंक को गुणा करना। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा सर 32, और 32 में इकाई का अंक कितना रहेगा सर, यहां से 2 रहेगा। तो यहां से 2 आपने देखा बेटा, एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 2 निकल के आ जाएगा। आपके पेपर में सवाल कठिन नहीं थे, इकाई के अंक का प्रयोग करना आएगा तो ये कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। चलिए देखो यहां से अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला गया था, यदि 47,100 को 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में क्या निकालना है बेटा, अंतर निकालना है। जब भी 2 साल का सवाल आए तो अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकालना बहुत आसान है। मूलधन को 2 बार दर से गुणा कर लेना, यह आपका क्या आ जाएगा, यह आपका अंतर निकल के आ जाता है। जब भी 2 साल का सवाल पेपर में आता है और आपको बोला जाए भाई अंतर निकालो, तो मूलधन को 2 बार दर से गुणा कर लो, सीधा अंतर आ जाता है। और यह सवाल पेपर में बहुत आता है। देखो मूलधन आप बोलेंगे सर 47,100, दर को 2 बार गुणा किया, यहां से 9% था तो 9 बटे में 100, वापिस से दर को 2 बार गुणा करेंगे तो यहां से 9 बटे में 100, बटे में 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 9% था, परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 लगाना ही पड़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ठीक है ना। अब इकाई का अंक का प्रयोग करेंगे तो सभी में इकाई का अंक कितना है बेटा, 1 है, मतलब अपन नहीं कर सकते। लेकिन यहां से अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे ना, तो भी यहां से उत्तर निकल के जाएगा। फिर कोई बोलेगा कि सर डिजिटल सम को हटाओ, हम तो यहां से थोड़ा गुणा करना चाह रहे हैं। जैसे 471, 9 इंटू 9 कितना हो गया बेटा, 81 हो गया। अब यहां से या तो डिजिटल सम का प्रयोग कर लो, नहीं तो गुणा करते समय पूरा मत करना। देखो कितना सा गुणा करना है भाई, इस 1 की गुणा किया 471, अब 8 की गुणा किया, चलिए बस इतना ही करो। क्यों, क्योंकि अंतिम के 2 अंक अगर अपन को मिल जाएंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। देखो यहां से 7 और 8 15, 15 का 5, मतलब यहां से अंतिम 2 अंक आप बोलेंगे सर 51, जो कि एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 51 लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में आ रहा था। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। चलिए अगले सवाल में क्या बोला था, चलिए अगले सवाल में बोला है 25 वास्तविक संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब होता है एवरेज होता है, 110 है। यदि 10 संख्याओं में बेटा जो 10 संख्या थी ना, उसमें बोला गया 12 से ही 1/2 की वृद्धि की जाए, परसेंटेज नहीं है, 12 से ही 1/2 12
पॉइंट कितना लिख सकते हैं बेटा, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये तो हो गई अपनी संख्या, और यहां से 10 संख्याओं में तो 12.5 की अपन क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। चलिए, अन्य 10 संख्याओं में, मतलब अन्य 10 संख्याओं में 15-15 की वृद्धि की, मतलब प्रत्येक संख्या में कितने कितने की वृद्धि की, 15-15 की वृद्धि की। चलिए, शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई परिवर्तन का मतलब क्या हो गया भाई, 0 परिवर्तन किया गया। सवाल में क्या बोला गया था, 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि की, मतलब 12.5 जोड़ा गया। प्रत्येक 10 संख्या में 12.5 जोड़ा गया। अगली 10 संख्याओं में 15-15 जोड़ा गया, और अगली 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब 0 परिवर्तन किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हमेशा आप लोग क्या निकालेंगे ऐसे सवालों में, भाई उसके औसत में कितना परिवर्तन हुआ, बस ये निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई, एक संख्या में 12.5, तो 10 संख्या में इन दोनों को गुणा करेंगे, 125 का परिवर्तन, इन दोनों को गुणा करेंगे 150 का परिवर्तन। भाई एक संख्या में 15 बढ़ाया तो 15 15 15 15 ऐसे 10 संख्याओं में बढ़ाएंगे तो टोटल मिलाकर 150 बढ़ जाएगा। वैसे इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो यहां से 0, तो यहां से औसत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई। औसत क्या होता है, योग बटा संकेत होता है ना। देखो यहां से योग कितना हो गया, इन दोनों को जैसे अपन जोड़ेंगे तो यहां से 275, मतलब तीनों को अपन जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से 275, और संख्या कितनी हो गई 10 10 20 और 5, संख्या यहां से 15 है, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 15 एकम 15 है ना। यहां से कितना बचा सर, 5 7 12 15 है ना, 25, यहां से 25 है। संख्या टोटल 25 थी, 10 10 20 और 5, संख्या टोटल 25 है। चलिए 25 एकम 25, यहां से 2, मतलब यहां से 11। अब यहां से ये जो 11 आया ना, ये औसत में परिवर्तन आया है। अगर प्लस में आए तो आप बोलेंगे भाई औसत 11 से बढ़ गया, अगर माइनस में आता है तो औसत 11 से कम हो जाएगा। तो यहां से जो नया औसत है वो कैसे निकालेंगे भाई, पुराना औसत कितना था, आप बोलेंगे सर पुराना औसत 110 था, नया औसत कैसे आएगा, औसत अपना 11 से बढ़ गया, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 121 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया जो औसत है वो कितना निकल के आ गया, 121 निकल के आ गया। कैसे करेंगे, 10 संख्याओं में 12.5 बढ़ाया, अगले 10 में 15, अगली 5 में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब 0 परिवर्तन किया। तो यहां से जो योग था ना वो टोटल मतलब कितने से बढ़ेगा या कितने से घटेगा, गुणा किया 125, गुणा किया 150, गुणा किया 0। तो यहां से भाई औसत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, औसत बराबर योग बटा में संख्या होती है। तो यहां से टोटल मिलाकर योग 275 और यहां से टोटल संख्या 25, मतलब औसत में कितने का परिवर्तन हो गया, 11 का परिवर्तन हो गया। प्लस में तो जोड़ देना, माइनस में तो घटा देना। पुराना औसत 110 था, 11 बढ़ गया, तो फिर यहां से कितना नया औसत कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल पेपर में आ सकते हैं दोबारा। चलिए समझने वाले के लिए 1 मिनट का सवाल है, ओ सॉरी 10 सेकंड का सवाल है। देखो कैसे, देखो यहां से राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम मात्रा। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जब भी सवाल में अधिकतम पूछा जाए तो सीधा सीधा क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। सिखाया था बहुत बार, ठीक है ना। सवाल में नहीं आता क्या कि अधिकतम छड़ की लंबाई ज्ञात करो,
तो वहां पर क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। तो जब भी ये सवाल में है ना अधिकतम हो गया, बड़े से बड़ा हो गया, ज्यादा से ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमेशा क्या निकालना है, मसप निकालना है। मसप किसका निकालेंगे, 156 और 256 का मसप कैसे निकलता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को काट दे। ऑप्शन से देख लो, इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, क्या ये जो 13 थी वो दोनों को काटेगी क्या, नहीं, पहले को काटेगी, दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है ना। क्या 4, हाँ, अब यहां से जो 10 था क्या वो दोनों को काटेगा क्या, नहीं काटेगा। ये जो 4 है क्या ये दोनों को काटेगा क्या, बिल्कुल काट रहा था। तो यहां से इन दोनों का जो मसप है वो कितना हो गया बेटा, यहां से 4 हो गया, क्योंकि 4 इन दोनों को काट रहा था। देखो 13 दोनों को नहीं काट रहा, पहले को काट रहा था लेकिन दूसरे को नहीं काट रहा, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या ये जो 6 है ये दोनों को काटेगा क्या, आप बोलेंगे सर दोनों को 6 नहीं काट रहा, 256 में 6 का भाग नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, बोर्ड मास का सिंपल सा सवाल है, कर लेना, आपका होमवर्क है, कुछ नहीं है सवाल में, इस वजह से नहीं बता रहा। चलिए अगला सवाल, देखो यहां से हमेशा मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 फॉर्मूले में आपको लिख देता हूं। कभी भी अगर आपको बहुलक निकालना हो ना तो कैसे निकालेंगे, f1 माइनस का f0 बटे में, इसी चीज को नीचे लिखो, f1 माइनस f0 माइनस इन दोनों के अलावा क्या बचा, f2 बचा, तो यहां से f2 लिखो, लेकिन यहां से आगे 2 लगा लेना, ठीक है ना। तो ये बहुलक का एक फॉर्मूला यहां से बन जाता है। सर ये f1 f0 ये क्या चीज है, देखो बहुत आसान है। चलिए, जैसे 3 नंबर है यहां पर, अगर अपना अंतराल ये है तो जो अपना अंतराल होगा, मतलब अपना जो बहुलक है वो जिस अंतराल में आ रहा होगा वो तो हमेशा f1 कहलाएगा, इसके बाद वाला f2 कहलाएगा, और इससे पहले वाला क्या कहलाएगा, f0 कहलाएगा। इतनी सी कहानी है बस, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और भी याद रखना, देखो यहां से, चलिए, माध्यिका में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, माध्य में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। इस वाले फॉर्मूले को भी आप लोग क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो सवाल पेपर में आते हैं ना सांख्यिकी के, वो यहां से उठ के आता है। ऊपर वाला भी कभी कभार पूछ लेता है, जब किस्मत खराब रहती है ना तभी पूछता है। चलिए, दूसरी बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जैसे मान लो 30 से 40 और यहां से 40 से 50 है। अब यहां से बात को समझना, ये जो 40 है, अगर मान लो अपने को देखना है भाई 40 किस में आ रहा था, भाई जैसे मुझे देखना है भाई 32 किस में आएगा, तो 32 किस में आएगा भाई, 30 और 40 के बीच में 32 आता है, तो ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन मुझे अगर ऐसा देखना हो भाई जो 40 है ना वो किस में आएगा, 40 इसमें आएगा कि 40 इसमें आएगा, किस में आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा पीछे वाले को आप लोग मत लिया करो, हमेशा आप किसको काउंट किया करो, आगे वाले को काउंट किया करो। 40 इसमें भी था, 40 इसमें भी था, पीछे वाले को काउंट मत किया करो, आगे वाले को काउंट किया करो। तो इस इंटरवल में अपना क्या आएगा बेटा, यहां से 40 आएगा। जैसे 45 बोल दिया जाए तो 40 और 50 के बीच में आप बोलेंगे सर 45 तो इन्हीं के बीच में आएगा, ठीक है ना। वैसे यहां पर है, आप बोलेंगे सर एक टेबल देकर अपन को बहुलक देकर x का मान निकालना है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने आपको सिखाया है ना वो वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो यहां से कौन सा फॉर्मूला, बहुलक बराबर f1 माइनस f0
इसी को ही नीचे लिखो f1 माइनस f0, क्या बचा f2 बचा, इस 2 को आगे लगा दो, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर जो बहुलक है ना वो सवाल में कितना दे के रखा है, बेटा 140 दे के रखा है, 140 लिख लिया। अब इनका मान भी लिख लो, कैसे लिखेंगे भाई, सीधा सा फंडा यह है कि जो बहुलक 140 है वो कौन से अंतराल में आ रहा था, मैंने क्या बताया भाई, पीछे वाले को मत लेना, जैसे 140 इसमें भी था, 140 इसमें भी था, पीछे वाले को मत लेना। तो 140 इसमें आ रहा था, आप बोलेंगे सर ये f1 कहलाएगा, जिसमें अपना बहुलक आएगा ना वो f1 कहलाएगा। इसके बाद वाला यहां से f2 हो गया और इससे पहले वाला f0 हो गया। भाई 0 के बाद 1 फिर 2, भाई जिसमें अपना बहुलक आएगा वो तो f1 हो गया, पहले वाला 0 हो जाएगा, बाद वाला 2 हो जाएगा, बस वैल्यू रख लो। चलिए देखो यहां से f1 माइनस f0, आप बोलेंगे सर f1x माइनस, सॉरी यहां पर एक चीज और छूट गई, यहां से एक चीज क्या छूट गई, हाँ चलिए देखो यहां से एक चीज और भी छूट गई, कौन सी चीज, ये L भी होता है यहां पर। अब आप बोलेंगे सर यहां से ये L क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं भाई 30 से 40 तो ये L होता है हमेशा, L का मतलब होता है लोअर, L का मतलब होता है लोअर, मतलब यहां से कम, ठीक है ना। जैसे 30 से 40 देख के रखा है तो L क्या हो जाएगा, कम, दोनों में से कम कौन सा है 30, तो L का मान 30 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में बेटा L भी आता है, ठीक है ना। चलिए चले तो इस फॉर्मूले में यहां से क्या आता है बेटा, यहां से L भी आता है, आई बात समझ में। L का मतलब क्या होता है, छोटा, जैसे अपना अंतराल ये था तो यहां से L का मान क्या हो जाएगा, 140 और 145 में छोटा कौन सा है बेटा, 140 है। तो आप बोलेंगे सर इस L का मान 140 प्लस में f1 माइनस f0, f1 तो x हो गया माइनस का f0, आप बोलेंगे सर 33 हो गया। देखो यहां से बटे में कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, आप मुझे यहां से बताइए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, 5 बराबर 5 माइनस का x प्लस का x है ना, जैसे माइनस का 7 बराबर में यहां से 9 है। अगर x का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 9 को उठाकर इधर लेकर आओ, 9 पंजे में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 45 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो यही सवाल ऐसा होता, लेकिन मान लो यही सवाल ऐसा होता बेटा, यहां से 9 अपना कहां होता बेटा, नीचे होता, अपन ने L को अलग ही लिखा था ना, हाँ ठीक है। चलिए भाई L अपना 140 हो गया, f1 माइनस f0 कितना हो गया, x माइनस 33। अब यहां से बटे में ये आएगा जिसको आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां से अगर ऐसा सीन होगा, 5 इधर जाएगा तो ये 0 बनेगा, x माइनस 7 बटे में 9, नीचे 9 को आप इधर गुणा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा। x माइनस 7 बराबर 0, तो यहां से x का मान कितना जाएगा बेटा, यहां से 7 आ जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इस वजह से बता रहा हूं, अगर ये दोनों संख्या समान आ गई तो फिर नीचे कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, सीधा x का मान अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, 7 निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए वैसे मैं यहां से आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर ये दोनों संख्या समान आ गई, नीचे आपका कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, x का मान कितना जाएगा बेटा, यहां से 33 निकल के आ जाएगा। भले ही आप इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यू रख के देख लो तो भी x का मान 33 निकलेगा, क्योंकि जैसे ये इधर जाएगा तो 0 बनेगा, नीचे वाली संख्या कुछ भी हो 0 से गुणा होकर 0 ही बन जाती है, ठीक है ना। तो सीधा आप लोग देख लो भाई x का मान कितना हो गया,
यहां से 33 हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना, बहुलक बराबर एल। एल का मतलब जैसे कोई भी अंतराल है उसमें छोटी वाली संख्या, ठीक है ना। तो यहां से दोबारा एक बार वीडियो को देखोगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी जब यार चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन, तो सारी चीजें तो पढ़ते हैं ही, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सारी चीजें तो अपन पढ़ते हैं ही। कमलेश 10,000 में से कुछ साड़ियां और सूट खरीदता है, चले मतलब कुल मिलाकर उसके पास में कितना पैसा है। आप बोलेंगे सर 10,000 रुपए हैं। चले प्रत्येक साड़ी की कीमत, मतलब यहां से प्रत्येक साड़ी की कीमत, एक साड़ी की कीमत कितनी है बेटा, यहां से 1500 है। और यहां से प्रत्येक जो सूट था ना उसकी कीमत कितनी है बेटा, 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। साड़ियों की संख्या अपन को क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। ऑप्शन से कर लो ना यार भाई, एक साड़ी 1500 की है और एक सूट 1000 का है। पहला ऑप्शन में उठाता हूं, देखो साड़ी 4 है और यहां से सूट कितना है, ये भी 4 है। अगर एक साड़ी 1500 की है तो 4 साड़ियां कितने की हो जाएगी, 6000 की। अगर एक सूट 1000 का है तो 4 सूट कितने के हो जाएंगे, 4000 के। क्या टोटल मिलाकर 10,000 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। मतलब यहां से अपना ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। वैसे बाकी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे ना, तो बाकी वाले जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल पेपर में आते ही ऑप्शन के लिए हैं कि आप ऑप्शन से बनाओ। एक साड़ी 1500 की तो 4 साड़ियां 6000 की, एक सूट 1000 का तो 4 सूट 4000 के, दोनों को मिलाकर 10,000 हो गया। मतलब अपना ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन मैच कर गया तो हो गया। ये सारी चीजें अपन पता है कब सिखाते हैं, जब रेगुलर क्लासेस चलती है ना, तो वहां पर सारी चीजें बहुत बढ़िया से सिखाई जाती है। चलिए देखो यहां से अपना अगला सवाल, एक मिनट किसी का कॉल आया है। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा, मतलब यहां से केंद्र के साथ में अनुपात किसका पूछा है ना, परिधि के साथ पूछा है। चले तो यहां से बहुत आसान है भाई, सवाल में क्या बोला गया था भाई, जीवा है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि यहां से केंद्र पर मैं कोण बनाऊं और यहां से परिधि पर मैं कोण बनाऊं, अगर ये 2 होगा तो परिधि वाला कितना होगा, आप बोलेंगे सर 1 होगा। सवाल में पूछा गया था बेटा केंद्र और परिधि का पूछा गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। देखो यहां से केंद्र का 2 होगा तो परिधि का 1 होगा, 2:1 अपना क्या जाएगा बेटा, यहां से उत्तर निकल के जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आसान सवाल है, कोई दम वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। जब भी ऐसा सवाल है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं भाई, 2/3 और यहां से 4 है। इसको देखो मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर इस कोष्टक के अंदर वाले को बदलना हो, जैसे 2/3 को 3/2 अपन को करना हो, तो ऊपर वाली जो पावर है ना उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई 3/2 -5, इसको कैसे लिख सकते हैं, अंदर वाले को बदल लो, 2/3, जैसे ही अंदर वाले को पलटा ऊपर वाले का चिन्ह भी पलट जाता है, -5 से क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगली चीज तो आपको पता ही होगा, जैसे यहां से 3/5 पावर में 3, 3/5 पावर में 2, इसको हल कैसे करेंगे। और यहां से 3/5 पावर में x है, अगर x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेना भाई,
ये सब सेम ही है क्या? जैसे इधर भी 3/5, इधर भी 3/5, इधर भी 3/5। अगर ये सेम नहीं हो ना तो आप सेम कर लेना इनको, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां तो सेम ही था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जब भी आधार सेम होते हैं ना तो पावर यहां से जुड़ जाती है। 3 को 2 में जोड़ेंगे 5 बराबर यहां से x, तो x का मान कितना आ गया बेटा? यहां से 5 है। ये मैंने क्या सिखाया? a की पावर m, a की पावर n। मैंने ये सिखाया कि आधार अगर समान होता है ना तो ये पावर है ना, ये आपस में क्या होती है बेटा? जुड़ जाती है। जैसे x की पावर में 7 है, x की पावर में 3 है, अगर आधार समान है तो पावर अपनी क्या हो जाती है बेटा? जुड़ जाती है। आई बात समझ में? तो यहां से आधार अगर समान है तो अपन ने क्या किया? आधार अगर समान है तो यहां से जो पावर है ना वो यहां से क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और इधर कितना था? 3/5, यहां से x। देखो 3/5 से 3/5 कटा तो x का मान कितना आ जाता है बेटा? 5 आ जाता है। लेकिन अपन इतना नहीं करेंगे भाई। कंपटीशन में चीजों को थोड़ा सा क्या करो, कुछ स्टेप को हटाइए, है ना। जैसे इसे सवालों में क्या करना है भाई? ये सारे के सारे समान होनी चाहिए। तो समान में क्या करेंगे? 29/4 करें कि 4/29 करें? आप कोशिश करो कि जिसका मान अपन को निकालना हो ना सबको उसके जैसा बना लो। जैसे m का मान अपन को निकालना है तो सबको अपन क्या करेंगे? 4/29 बना लेंगे। क्या 4/29 है क्या? नहीं है, उल्टा कर दो। जैसे अपन उल्टा करेंगे तो पावर का जो चिन्ह है ना वो बदल जाएगा। अभी तो सिखाया गुणा। क्या ये 4/29 है क्या? बिल्कुल 4/29 है। क्या ये 4/29 है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। इसको 4/29 बनाने के लिए जो पावर है ना उसका अपन क्या करेंगे बेटा? चिन्ह बदल देंगे। फिर यहां से 4/29 9m प्लस में 7 हो जाएगा बराबर में। अब यहां से मैंने क्या सिखाया था? अगर आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहां से अपन पावर को क्या करेंगे बेटा? यहां से जोड़ लो। अभी मैं और भी शॉर्टकट बताऊंगा लेकिन पहले आप लोग पूरा समझ लो, ठीक है ना। तो यहां से 4/29 पावर को जोड़ेंगे 11 और 3। आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो गया? 14। 14 में से 2 घटाएंगे मतलब यहां से -12। भाई इनको जोड़ना है, -3 प्लस का 2 -11। तो आप क्या करेंगे? -11 -3 -14 -14 प्लस का 2। आप बोलेंगे माइनस का यहां से 12। 4/29 बराबर में क्या हो जाएगा? 9m प्लस में 7। आधार से आधार कट गया तो 9m प्लस 7 को किसके बराबर कर दो? -12 के बराबर कर दो। लेकिन पेपर में इतना करना बेवकूफी है, इतना नहीं करना पेपर में। 4/29 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? 4/29 है क्या? नहीं है तो पावर का चिन्ह बदल दो। जैसे पावर का चिन्ह बदलेंगे -3 हो जाएगा। 4/29 है क्या? बिल्कुल है। पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। 4/29 है क्या? नहीं है। पावर का चिन्ह बदल दो -11। चले तो यहां से 9m प्लस में 7। देखो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से -12 9m प्लस का 7। इस 7 को इधर लेकर आएंगे तो ये -7 हो जाएगा। -12 -7 -19 और यहां से 9m, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से क्या है? ये तो और आसान है। 9 को इधर लेकर गए, m का मान -19/9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। चलिए देखो मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, मानता हूं, लेकिन यार आपको है ना चीजें सीखने को मिलेगी। टाइम भी खराब करो, चीजें सीखने को भी नहीं मिले ना
भाई सवाल उत्तर सवाल उत्तर सवाल आंसर तो मैं आधे घंटे में करवा दूंगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजों को वैसे सीखो, जब मैं आपको 2 से 3 हजार सवाल करवा दूं तो आपकी गणित इतनी बढ़िया हो जाए कि किसी भी लेवल का सवाल आप लोग बना पाए पेपर में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये विभेदक क्या होता है बेटा? ये विभेदक कुछ नहीं होता, ये डी होता है। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपना डी होता है बेटा, ठीक है ना। चले, अब यहां से बात को समझना, अगर डी अपना 0 के बराबर आ जाता है तो यहां से होता है, यहां से क्या होता है? 2 हल होता है। यहां से क्या होता है सॉरी, हाँ, मतलब यहां से आप ये समझो कि वास्तविक हल होता है, वास्तविक यहां से हल होता है, ठीक है ना। चले, अगर यहां से d का मान 0 से बढ़ आता है तो भी यहां से वास्तविक हल होता है। अगर यहां से d का मान 0 आता है, मतलब 0 से छोटा आता है, तो यहां से क्या होता है? काल्पनिक हल होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई हल नहीं, ठीक है ना। चले, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, इस वाली चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। d बराबर 0 मतलब वास्तविक हल, d 0 से बड़ा तो भी वास्तविक हल, d 0 से छोटा मतलब काल्पनिक हल, या फिर कोई हल नहीं, या फिर कोई वास्तविक हल नहीं, ठीक है ना। और d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये एबीसी क्या होता है? देखो बहुत आसान है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, कोई से भी समीकरण हो, जैसे 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9, तो x स्क्वायर के साथ वाला तो a हो जाएगा, x के साथ वाला b हो जाएगा, और जिसके साथ तो कुछ भी नहीं है वो आपका c हो जाएगा। तो यहां पर भी यही है, आप बोलेंगे सर अपनी समीकरण थी ना वो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 13 थी। भाई एक्स स्क्वायर के बगल वाला a हो जाता है, मतलब a का मान तो 1 आ गया, x के बगल वाला b होता है, b का मान माइनस का 2 आ गया, और यहां से c का मान कितना जाएगा बेटा? यहां से 13 जाएगा। आई बात समझ में? बस यहां से वैल्यू रख लो। कैसे रखेंगे? b का स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखना है, बस d का मान निकल के आ जाएगा। b का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुणा, देखो a का मान 1, और यहां से c का मान कितना हो जाएगा? 13, 4 माइनस 52, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 48 हो जाएगा। माइनस का जो 48 था वो एक ही ऑप्शन में था, और मैंने पहले ही बताया था कि d का मान 0 से छोटा है। क्या माइनस का 48 0 से छोटा ही? क्या बिल्कुल छोटा है। तो यहां से क्या होगा बेटा? यहां से होगा भाई काल्पनिक हल है या फिर कोई भी हल नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब भी d का मान 0 से छोटा आएगा तो यहां से उत्तर क्या आएगा भाई? कोई हल नहीं है। वैसे 48 एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या बोला है? 2-3 सवाल बचे हैं, ठीक है ना। चले, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिला हैं, बाकी बच्चे हैं। उनका औसत इतना इतना दे के रखा है, समूह का औसत ज्ञात करो। आसान सा सवाल है। देखो यहां से पुरुष थे, यहां से महिला थी, और यहां से बच्चे हैं। चले, देखो यहां से पुरुष तो 20% थे, महिला आपकी 50% थी, 50 और 20 70 हो गए, तो बच्चे कितने बचे हैं? आप बोलेंगे सर 30 बचे हैं। हमेशा अनुपात लिया करो, 0 0 0 अनुपात अपना
यहां से निकल के आ गया भाई 2, 5 और 3 निकल के आ गया। अब परसेंटेज या फिर इनका कितना दे के रखा है, देखो यहां से 45 किलोग्राम, इसका औसत 45, महिलाओं का कितना दे के रखा है 60, और यहां से बच्चों का कितना दे के रखा है 20। ध्यान रखना औसत को कभी नहीं काटेंगे बेटा, औसत को कभी नहीं काटेंगे। ये जो नंबर होता है ना संख्या, इनको अपन काट सकते हैं। अब यहां से कहेगा बेटा योग निकाल लो भाई, 2 को 45 से गुणा किया 90, 6 को 5 से गुणा किया 300, 3 को 20 से गुणा किया 60, तो यहां से टोटल योग कितना आ गया 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, 300, तो योग यहां से 450 आ गया। ठीक है ना। चलिए औसत कैसे निकालेंगे, योग बटे में संख्या। अच्छा संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर संख्या अगर यहां से देखेंगे तो 20, 50 और 30 टोटल मिलाकर संख्या कितनी हो गई बेटा, यहां से अपनी 100 निकल के आ गई। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग देखेंगे सर यहां से 4.5, ये 4.5 था, तो फिर यहां से अपना उत्तर कितना जाएगा 4.5। ठीक है ना भाई, सिंपल सी कहानी है। 20, 50 सॉरी यहां से 10 है, 4.5 नहीं होगा, यहां से 10 है, तो यहां से कितना जाएगा बेटा, यहां से 45 आ जाएगा। कैसे भाई, यहां से 0 0 0 तो काट दिया ना, तो 100 थोड़ी हुआ, यहां से 2, 5, 3 टोटल मिलाकर संख्या कितनी हो गई बेटा, यहां से 10 हो गई, और योग कितना हो गया 450। योग में संख्या का भाग दिया जाता है, तो यहां से औसत 45, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। बेटा ये वाला जो सवाल है ना, ये पिछली बार भी मैंने करवाया था, और इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखो यहां से 4 नंबर दे के रखा है, 26, यहां से 40, यहां से 22 और यहां से 34। 26, 40, 22, 34 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, सवाल में है भाई क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए। दोनों के लिए जो तरीका है ना बेटा समान है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा क्या जोड़ा जाए, जैसे यहां तो बोला गया था कि अपन किसको जोड़ रहे थे, अपन x को जोड़ रहे थे, लेकिन सवाल में अगर ऐसा बोला जाए कि इनमें क्या जोड़ा जाए कि जो संख्या है वो समानुपात में बन जाए, तो करना कैसा है, हमेशा ध्यान रखना। इन दोनों का अंतर लेना, यहां से 14, इन दोनों का अंतर लेना, यहां से कितना हो जाएगा 12, हमेशा इन दोनों को काटना, जैसे काटेंगे तो 7 अनुपात कितना हो गया अपना 6 हो गया। हमेशा आप पहले और तीसरे वाले पर फोकस करना, दूसरे चौथे वाले को आप लोग छोड़ देना। ठीक है ना। चलिए अब यहां से वज्र गुणा करना, 6 को 26 से गुणा करना 36, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। चलिए इस 7 को 22 से गुणा करना, आप बोलेंगे सर यहां से 154। अब यहां से कुछ नहीं करना, बस अपन को ऊपर वाले का जो अंतर है 2 बटे में इन दोनों का जो अंतर है कितना भी हो, जैसे इन दोनों का अंतर 1, ऊपर वाले का अंतर 2, तो यहां से ये जो निकल के आया है वो अपना क्या आ गया बेटा x आ गया। क्यों, अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि इन 4 संख्याओं में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि समानुपात बन जाए, या फिर क्या घटाया जाए कि समानुपात बन जाए, दोनों ही कंडीशन में अपना उत्तर क्या होगा बेटा 2 ही होगा। तरीका सेम है, बस यहां से अपन को क्या निकालना है, वही का मान निकालना है। वैल्यू पुट कर लो, x का मान 2, तो 4x कितना हो गया, आप बोलेंगे 8। देखो यहां से y समानुपात y, x का मान 2, 7 × 2 14 -6, आप बोलेंगे 8। बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से, तो y² बराबर 64। तो यहां से y का मान कितना हो गया बेटा, यहां से 8 निकल के आ गया।
पिछली वाला जो शिफ्ट मैंने करवाया था 5 जून पहले शिफ्ट सेम ही सवाल था, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला गया था, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का ओनियन कोण जो टावर के पैर से 48 मीटर दूर है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, ये तो बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है भाई। ऐसा डायग्राम बनता है पेपर में हमेशा, ओनियन बोला जाए, अवनमन बोला जाए, कोण यही लेना है। 30 डिग्री के सामने एक तो 60 डिग्री के सामने √3 हमेशा आप मानकर चलेंगे। ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, सिंपल सी कहानी है। सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में ऊंचाई पूछा गया था। टावर से पैर मतलब ये वाला अपन को कितना देके रखा था, 48 मीटर देके रखा था। तो यहां से एक इकाई का मान कैसे निकालेंगे भाई, सवाल में 48 देके रखा है और इसी का ही अनुपात वाला मान कितना देके रखा है, √3 देके रखा है। अच्छा अपन को ऊंचाई निकालना था, मतलब एक इकाई का मान अपन को निकालना था, ठीक है ना। जब भी पेपर में इस प्रकार का कोई नंबर आ जाए, अब इसको आगे हल कैसे करेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नीचे वाला रूट है ना, इसको ऊपर और नीचे गुणा कर लेना, बस इतना ही करना है। √3 की √3 से अगर गुणा करेंगे ना तो कितना बनेगा बेटा, 3 बनेगा। 3 48 को काटेगा 16 बार, तो 16 √3 अपना यहां से क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। आसान सा सवाल था। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, मैंने पहले भी बताया था तरीका भाई, रुपए बट्टे में प्रतिशत इंटू संख्या, रुपए बट्टे में प्रतिशत इंटू संख्या, ये वाला तरीका आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर यहां से परसेंटेज नहीं दे के रखा हो, मैंने पहले भी बोला था परसेंटेज नहीं दिया हो, तो फिर उसकी जगह अपन क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। और परसेंटेज कुछ नहीं होता, परसेंटेज की जगह विक्रय मूल्य रखेंगे। जैसे 10% का लाभ तो 110 रखना है, 20% की हानि तो 80 रखना है, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे 40% का लाभ हुआ, तो इधर रखो रुपए कितना देके रखा है, 1, परसेंटेज 40% का लाभ मतलब 140 रखो, संख्या 5 चॉकलेट मतलब यहां से 5 रखो। दूसरे कंडीशन में जो रुपए था वो 1 देके रखा है, परसेंटेज दूसरे कंडीशन में देके रखा है, क्या नहीं देके रखा, तो यहां से 100 रखो। परसेंटेज नहीं दिया तो आप कितना रखेंगे बेटा, 100 रखेंगे, बस काट लो। इसको काटा 20 बार, इसको काटा 7 बार, तो यहां से जो संख्या है ना वो कितनी निकल के आ गई बेटा, 7 निकल के आ गई। सिंपल सी कहानी है। अगला सवाल, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल रहेगा, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब मैंने सवाल और सॉल्यूशन ही नहीं करवाया आपको, मतलब मैंने आपको वो चीजें सिखाई है जिससे आपकी पूरी की पूरी गणिती मतलब एक रिवीजन हो गया। आई बात समझ में। किस वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। मतलब दुगुनी का मतलब क्या हुआ भाई, पहले 1 रही होगी, बाद में 2 हो गई, और यहां से सवाल में जो समय है ना वो 12 साल देके रखा है। इधर वाला आपको पता है बेटा मूलधन होता है, इधर वाला आपको पता है बेटा मिश्र धन होता है, और इन दोनों का अंतर आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। भाई ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रख दो ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100।
देखो दो मिश्र धन है, एक मूलधन है, तो ब्याज आपका 1 हो गया, मूलधन आपका 1, दर निकालना है समय 12 बटे में क्या हो गया बेटा 100 हो गया। जैसे वज्र गुणा करके हल करेंगे तो 100 में 12 का भाग देना है, और आपको भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 बट्टे में 12 8.33 अपन सीखते हैं जब परसेंटेज अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां से आसान सा सवाल था। कोई भी आपके अगर डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हो, क्या ये क्लासेस कंटिन्यू अपन रखे क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।